10वीं क्लास। अब तुम्हारे है चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंदर आपके जितने भी प्रोसेस है प्रक्रम है आपके, वो शरीर के हमारे अंगों के हैं। यानी कि हमारे मनुष्य के जितने भी अंग हैं वो अंग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं आपके। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, लगभग 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन है इसमें, और हर क्वेश्चन अपने आप में बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को एकदम रट लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी बायोलॉजी का। ऐसे आपके फिजिक्स के 2 चैप्टर आएंगे, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से याद करना है। एक एक क्वेश्चन आपको याद करने, यही क्वेश्चन आपके अधवार से एक बार से एक टेस्ट हर जगह। लास्ट जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2023, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आना जाना है, इसी में से आएंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए सब कुछ याद करना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से ग्रहण करता है। तो किस अंग की सहायता से ग्रहण करता है, तो वो अंग है कूटपाद या पादाप। अगर मैं अमीबा बनाऊं तो सपोज करो ये अमीबा है आपके, तो इस अमीबा के अंदर ये चीज़ें हैं आपके जो आपने 9th क्लास में भी देखा होगा और 10वीं क्लास में भी। तो ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद, पाद का मतलब होता है पैर, और कूट का मतलब आभासी, यानी कि हकीकत में इसके पैर होते नहीं, हमें केवल आभास होता है, आभासी पैर। ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे भोजन का कोई पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, तो उस पार्टिकल को ये क्या करेगा, ऐसे अपने इसको आगे बढ़ाएगा, इधर से इसको आगे बढ़ाएगा और उस पार्टिकल को इंटैक्ट कर लेगा, अंदर ले लेगा। तो ये होते हैं आपके कूटपाद या पादाब इसे बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबके दिमाग में। दूसरा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगर खुद को भोजन बनाना है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 9th क्लास के अंदर कि 2 ही प्रकार के जीव जंतु इस धरती पे है। एक तो है आपके स्वपोषी और दूसरे हैं आपके विषमपोषी। विषमपोषी वो होते हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब स्वपोषी कौन बनाते हैं, यानी स्वपोषी कौन होते हैं, आपके सारे के सारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले आपके पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। जितने भी आप पेड़ पौधे वगैरह देखते हो, पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इनकी कोशिकाओं के अंदर। सूर्य का प्रकाश हमें भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, लेकिन हमारे पास ये क्लोरोफिल नहीं है। तो CO2 जल और क्लोरोफिल, CO2 तो वातावरण से मिल जाती है, जल जड़ों से मिल जाता है, ज़मीन से। क्लोरोफिल इनके पास होता है। ये क्लोरोफिल क्या है, रसोई घर है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोफिल, या फिर मैंने आपको हिंदी में बताया था पर्णहरित। सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये चारों चीज़ें चाहिए, यानी कि ये दोनों और ये दोनों, ये चारों चीज़ें मिलेंगी तो चौथा ऑप्शन सही है कि उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब है आपके निम्न में से जैव उत्प्रेरक कौन है। तो जैव उत्प्रेरक है कौन, आपके एंजाइम। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है रिएक्शन वाला, किसी रिएक्शन को फास्ट करने वाले, यानी कि जल्दी संपन्न करवाने वाले उत्प्रेरक होते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जैव है, हमारे शरीर में बन रहे थे, इसलिए इनको कहते हैं जैव उत्प्रेरक। ठीक है, दूसरा आंसर इसका। फिर है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, आपके क्षुद्र आंत, या फिर इसको सीधी भाषा में कह सकते हो आप छोटी आंत है। देखो होता है क्या है, आहार नाल जो होती है हमारे, जैसे हम देखते हैं कि हमारे माउथ से लेके, जैसे हमारे माउथ है तो यहाँ से एक नली निकलती है इस तरीके से, वो नली इस तरीके से घूमती है नीचे। घूमने के बाद में क्या होता है कि आपके यहाँ पे आमाशय बनता है इस तरीके से, और आमाशय के बाद में क्या है, इस तरीके से घूम के और आपकी इस तरीके से आंत बनती है। तो ये जो आंत है, इस आंत के बाद में क्या है, ये छोटी आंत है। ये जो पार्ट है ये पूरा किसका है, आपके क्षुद्र आंत का भाग है। और इसके बाद जो बनती है आपके, वो जो बनती है वो होती है आपकी बड़ी आंत। इसके बाद जो बनती है आपके, वो बनती है आपके क्या,
बड़ी आंत। तो बड़ी आंत है वो छोटा पार्ट है, और जो बीच में जो बनाया मैंने पहले क्षुद्रांत, वो आपका बड़ा पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। अब ये पूरा पूरा जो आपका माउथ है जो आपका माउथ है, मुंह, और ये है आपकी गुदा, एनस। तो माउथ से लेकर एनस तक ये जो पाइपलाइन जो जा रही, जिसमें भोजन जाता है आपके, इस पूरी पाइपलाइन को एक ही नाम दिया गया, वो नाम है आपके क्या, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में बोलते हैं इसको आहार नाल। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें क्या इस तरीके से ये पड़ी रहती है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, छोटी आंत या क्षुद्रांत। तो ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, और यहीं पे सर्वाधिक पाचन भी यहीं होता है। फिर है आपके कि पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये क्रिया पायरुवेट जो बनता है, वो बनता तो आपके कोशिका के अंदर है। जैसे सपोज करो ये आपकी कोशिका है, अब हो रहा क्या है, यहाँ पे ब्लड बह रहा है इस तरीके से। अब ब्लड के अंदर क्या सब चीज़ें हैं, ब्लड क्या रहा कर रहा है, इस कोशिकाओं को बोल रहा है, बोले ये पकड़, मैं ग्लूकोज लेके आऊँ, ग्लूकोज ले ले मेरे से, C6H12O6। अब ब्लड से इसने कहा, बोले मुझे ऑक्सीजन भी दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आता है। तो ऑक्सीजन क्या है, इस ग्लूकोज को तोड़ देता है। ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ग्लूकोज का। हम पढ़ चुके हैं श्वसन की अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया, आपके श्वसन, जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बनाएगा, लास्ट एंड फाइनल पायरुवेट बनाएगा। तो आपके जो ये पायरुवेट जो बनेगा, तो पायरुवेट क्या करेगा आपके, कि ये तो बना है आपके कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव क्या करेगा, इस पायरुवेट को बोलेगा, बोले आप यहाँ से हटो और किसके पास चल जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया अंदर, तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट टूट जाएगा किसके अंदर, आपके CO2 जल के अंदर। तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, वापस यहाँ आ जाएगी, ये वापस रक्त को दे दी जाएगी, रक्त से कहाँ चल जाएगी, ये फेफड़ों में, फेफड़ों से बाहर। लेकिन जल भी हमारे बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें मेनली क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। तो आपसे पूछा जाता है कि पायरुवेट का जो विखंडन है, अब पायरुवेट तो बना तो कहाँ था, कोशिका द्रव्य में, ये बना कहाँ पे, आपके कोशिका द्रव्य में, जिसे कहते हैं आपके साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में बना है। लेकिन इसका विखंडन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका विखंडन कहाँ पे हो रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको याद रखना है कि पायरुवेट की बात पूछी जाए, अगर ग्लूकोज का विखंडन पूछा जाए तो आंसर होगा कोशिका द्रव्य, अगर पायरुवेट की बात पूछी जाए तो कहाँ पे आंसर आएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक है। तो देखो 2 ही ऊतक है पादपों से रिलेटेड जो आपके आते हैं। यहाँ पे कहा गया आपके कि पादपों में जल परिवहन से रिलेटेड, यानी जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है। तो ये ऊतक है आपके जाइलम, जो मैं आपको 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि 2 ही ऊतक हैं आपके, एक है आपके जाइलम और एक ऊतक है आपके फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम ऊतक है, फ्लोएम तो क्या करता है कि पत्ती के अंदर जो भोजन बनता है, खाना, उस खाने को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। और जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है कि भूमि के अंदर हमारी क्या है, पेड़ की जड़ें हैं, और जड़ें, जैसे ये जड़ें हैं आपके, तो जड़ें इस तरीके से व्यवस्थित है, ये पेड़ है आपके, तो जड़ों पे से छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। तो जड़ों में क्या होता है कि ये पानी को अवशोषित करते हैं, खींचते हैं अपने और अवशोषित करके ये जड़ें क्या करेगी, इस पानी को देगी कौन से ऊतक को, जाइलम को। अब जाइलम ऊतक पेड़ के उन सभी भागों तक पानी पहुंचाता है जहाँ पे ज़रूरत है। तो आपको पता है पानी की आवश्यकता क्या है, खाना बनाने में काम आएगा पानी, ठीक है। तो जाइलम तो क्या करता है कि पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है, और पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो उस खाने को फ्लोएम क्या करता है, पेड़ के सभी भागों तक पहुँचाता है। तो 2 ऊतकों की बात हो रही है यहाँ पे कि जाइलम तो क्या करता है, जल से रिलेटेड है, याद रखना है,
और फ्लोएम किससे रिलेटेड है आपके, फूड, अंग्रेजी वर्ड है जिससे याद हो जाओ, फूड को क्या कहते हैं, खाना, यानी कि भोजन को पेट के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये होगी जाइलम की कहानी। अब है आपके कि मानव के वृक्क का कार्य क्या है। मानव के वृक्क का कार्य पोषण नहीं है, श्वसन फेफड़े करते हैं और उत्सर्जन का कार्य है, और परिवहन कौन करता है, हमारा रक्त करता है। अब उत्सर्जन का कार्य ये है कि मानव के शरीर में 2 जोड़ी आपकी क्या पाई जाती है, एक जोड़ी आपकी किडनी पाई जाती है, यानी 2 जोड़ी आपके, 2 जोड़ी नहीं सॉरी 2 किडनियाँ आपके पाई जाती है इस तरीके से। दोनों किडनी क्या करती हैं आपके कि हमारे ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। हमारे ब्लड को ये दोनों किडनियाँ क्या करती है, फिल्टर करती है। अब ब्लड क्या है कि इन किडनियों के अंदर आ रहा है, साफ होके वापस जा रहा है, किडनियों के अंदर ब्लड आ रहा है, साफ होके वापस जा रहा है। अब इनसे जो गंदगी बनती है वो गंदगी क्या है, मूत्राशय में आ जाती है। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये चित्र वगैरह पूरे कंप्लीटली नहीं बना रहा हूँ। आपको याद रखना है कि हमारा जो रक्त है वो यहाँ साफ़ होने के लिए, फिल्टर होने के लिए आता है। फिल्टर का मतलब उसे शुद्ध होना है। जितनी भी गंदगी है वो किडनी क्या करेगी, फिल्टर कर देगी, और फिल्टर करके गंदगी को मूत्र के रूप में मूत्राशय तक भेज देगी। मूत्राशय से हम इसको क्या करेंगे, मूत्र जो आपके आएंगे उसके द्वारा बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में उत्सर्जी, अब ये गंदगी है भाई, शुद्ध होने आ रही है तो इसका मतलब गंदगी छोड़ेगी। तो उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है आपके, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण कहाँ होगा, आपके वृक्क के अंदर होगा। तो ये भी दे रखा है। तो हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, यूरिया है। तो दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट है कि मानव के वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन है, और मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है आपके, यूरिया है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2। जैसे हमारे शरीर में कितनी है, 4, और मछली के शरीर में कोष्ठ कितने, हृदय के अंदर कक्ष होते हैं ऐसे, कितने हैं, 2। जबकि हमारे हृदय के अंदर कक्ष कितने हैं टोटल, 1 2 3 4। किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं, तो आंसर है 2, धमनी के अंदर आपके वाल्व पाए जाते हैं। पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। देखो अभी अभी बताया मैंने, पादपों में जल का किससे होगा, जाइलम से, और भोजन का किससे होगा, फ्लोएम से। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क से होता है, 180 लीटर। अब आप कहोगे सर ये क्या है भाई, देखो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो रक्त छलने के लिए आता है, रक्त जो फिल्टर होने के लिए आता है, जैसे ये हमारी एक किडनी है, तो इस किडनी के पास में जो प्राथमिक रूप से जो ब्लड छनता है वो कितना छनता है आपके, 180 लीटर। अब आप कहोगे सर 180 लीटर तो हमारे अंदर ब्लड ही नहीं होता। आपके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है 5.6 लीटर एवरेज में। ठीक है, अरे भाई ये 5.6 लीटर है, ये 24 घंटे के अंदर घूमता रहता है, बार बार डालता है फिल्टर होने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन में हमारे शरीर रक्त की कितनी मात्रा को फिल्टर करता है। तो रक्त की जो मात्रा है उसमें से जो प्राथमिक रूप से जो पूरा छनता है तो 180 लीटर छन जाता है, प्राथमिक जो मूत्र बनता है। अब इस 180 लीटर का मात्र 1% हम मूत्र का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। आपको पता है कि इसका 1% कितना होगा, 1.8 लीटर, यानी 1.1 लीटर का मतलब लगभग आप एक दिन में कितना लीटर मूत्र का त्याग करते हो, 2 लीटर। यानी कि लगभग आप पूरे दिन 24 घंटे के अंदर अगर पानी दबा के पियोगे तो जाके आप 2 लीटर पेशाब करोगे पूरे दिन में। तो आपको याद रखना है कि आपका ये जो 5 लीटर के आसपास रक्त है ये 24 घंटे में बहुत बार जाता है किडनी के पास फिल्टर होने के लिए, क्योंकि कोशिकाएं लगातार कार्य कर रही है। कार्य के साथ साथ क्या, गंदगियाँ कोशिका में इकट्ठी हो रही है। उन गंदगियों को कोशिका क्या करती है, उठा के रक्त को दे देती है, और रक्त उनको ले जाके किडनी से कहता है चलो साफ करो, इस रक्त के अंदर जितना कचरा है बाहर निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर है आपके कि सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो ये होता है आपके अंतर ग्रहण, यानी कि आपके इजेशन, यानी कि हम भोजन को अंदर ले रहे हैं। अब है कि अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या है। अवायवीय का मतलब क्या होता है कि हमारा शरीर अगर बिना ऑक्सीजन के श्वसन कर रहा है तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन कहलाता है आपके एथाइल अल्कोहल,
उसका प्रोडक्ट बनता है आपके, तो अवायवीय श्वसन का जो प्रोडक्ट है वो है आपके इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका सूत्र है आपके C2H5OH। तो ये हमारे अंदर तो बनता नहीं है, ये किस में बनता है आपके C2H5OH, ये बनता है किस में आपके बैक्टीरिया वगैरह में, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन करते हैं। हम तो जो श्वसन करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होती ही होती है। तो ये आपके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ। यहाँ तक किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार वीडियो को वापस घुमा लो, समझ में आ जाएगा आपके। पहले बता रहा हूँ, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा आपको बोर्ड के अंदर, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो, समझ लो। क्लास में तो मैं इसको बताऊँगा ही आपको अलग से, पर वीडियो को जितनी बार देखोगे उतने ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में जाके पढ़ा रहा हूँ आपको कि क्या है इसका आंसर, क्यों है इसका आंसर। अब है आपका कि स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब या आपके सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ये कितना होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि सिस्टोल यानी कितना सिकुड़ता है और कितना दोबारा आपका हृदय फैलता है। तो ये होता है आपका कितना 120/80 mmHg। ठीक है, ये याद करना, ये समझने का नहीं है, ये क्या है फैक्ट है। फैक्ट्स क्या है आपको याद करने, यानी कि ऐसा तथ्य जिसे हम याद ही करेंगे। ठीक है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। द्रव का मतलब जो पानी जैसा भाग है वो क्या कहलाता है आपके प्लाज्मा, और बाकी जो भाग होता है वो कहलाते हैं कणिकाएं, जैसे कि RBC, WBC और एक होती है आपके प्लेटिलेट्स। रुधिर को हृदय से शरीर में लाने, यानी कि रुधिर को हृदय से शरीर में यानी अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं आपके धमनी। ठीक है, यानी कि ये आपका हृदय है, सपोज करो यह आपका हृदय है, और हृदय से पूरे शरीर को जो भी ब्लड की सप्लाई हो रही है कहीं से भी, अब ये जो नलिकाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं धमनी। लेकिन अगर बात करें कि ये शरीर का भाग है, इस शरीर से वापस हृदय में रक्त को ले जाना है तो कौन लेके जाएगा, सिरा। तो दो डेफिनेशन है आपके याद रखनी, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ आपको कि यदि हृदय से, जैसे हमारा हृदय हमारा अंग है, अगर आपको ब्लड हृदय से कहाँ देना है, शरीर के अंगों तक पहुँचाना है। अंगों का मतलब हृदय से हृदय में भी देना है तो, और हृदय से सपोज करो अंग है आपके जैसे वृक्क है, या आपका मस्तिष्क है, या फिर आपका क्या है फेफड़ा है, या फिर आपका क्या है यकृत है, या फिर आपकी क्या है आँख है, या फिर आपकी क्या है और मांसपेशियां हैं। अब इन सब को अगर आपको ब्लड पहुंचाना है तो आप किस नलिका के द्वारा पहुंचाओगे, धमनी के द्वारा। लेकिन वापस इन सभी से अगर आपको हृदय वापस रक्त मांग रहा है कि लाओ वापस दो, तो अंगों से वापस अगर हृदय तक रक्त को पहुंचाना है तो वो काम कौन करेगी, सिरा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछली में होते हैं 2 और मानव हृदय में कितने होते हैं 4, मैं बता चुका हूँ आपको। अब है आपके कि आपके जो लंग्स है, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिकाएं जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना में अलंकृत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वायु कूपिका। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे गर्दन के अंदर ऐसे सी टाइप के ऐसे छल्ले से बने हुए हैं, ठीक, तो ये हमारे क्या है, ट्रेकिया है, श्वास नली के अंदर। ये आगे ऐसे विभाजित होते हैं, ये फेफड़े में जाते हैं आपके, और फेफड़े में जाके इनकी और भी ब्रांचेस बनती है इस तरीके से। अब ब्रांचेस बनते बनते क्या है कि लास्ट एंड फाइनल जो ब्रांच बनती है फेफड़े के अंदर, जैसे कि ये आपका एक फेफड़ा हो गया और ये आपका एक फेफड़ा हो गया, तो इसके अंदर जो फाइनली ब्रांच बनती है, जैसे कि ये एक ब्रांच गई और ये एक ब्रांच बनी, तो इस ब्रांच के अंदर जो ब्रांचें बन रही है, इन ब्रांचों में से अगर सपोज करो मैंने एक ब्रांच को अलग कर लिया इस तरीके से, तो जो फाइनल ब्रांच बनती है उसमें इस तरीके की कूपिकाएँ बनती है, जिन्हें कहते हैं क्या, वायु कूपिकाएँ। इसको बोलते हैं एयर सैक, एल्वियोलाई बोलते हैं इनको। तो इनके अंदर क्या है कि वायु भरती है, तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर इस टाइप से ये होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वायु कूपिका, जो सबसे अंदर होती है, अंतिम सिरे पे होती है, ठीक। ये सारी आपको डायग्राम्स में और समझा दूंगा मैं। फिर आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से आनी चाहिए,
इनसे बाहर आने की संभावना कम है, इसलिए इनको कम से कम याद कर लो। वैसे तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहूँ इस चैप्टर में तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, 80 और बन सकते हैं, पर आप 20 याद करोगे, बाकी बाद में याद करोगे। अब है आपके कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा, 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर उंगली नुमा प्रबंध पाए जाते हैं आपके। तो ये क्या होते हैं आपके? इनको बोलते हैं आपके माइक्रो बिलाई बोलते हैं इसको। जैसे कि हमारी ये नलिका है, अब इस नलिका पे क्या है आपके कि जैसे आप जो कोलगेट वाला ब्रश आप यूज़ करते हो सुबह, इस पे से बिल्कुल हल्के हल्के ब्रश पाए जाते हैं इससे। तो इस टाइप से इसके अंदर क्या है, ऐसे ऐसे हल्की हल्की संरचना पाई जाती है। और ये हमारा कौन सा भाग है? छोटी आंत, क्षुद्र आंत वाली। तो इसके अंदर ये जो संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे जो प्रबंध पाए जाते हैं आपके, इनको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोबिलाई। तो इनके बारे में पूछा गया, तो ये क्षुद्र आंत्र के आंतरिक स्तर पर उंगली नुमा, तो इसका जो वास्तविक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। देखो, ये अगर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए तो इस टाइप से होते हैं ये। तो ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रश बना हुआ है। अब क्या होता है कि भोजन जब यहाँ से गुजरता है इस तरीके से, भोजन के जो कण पच रहे हैं वो गुजर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या भोजन को अवशोषित कर ले जाता है इस तरीके से। ये भोजन को क्या करते हैं? खींचते हैं अपनी तरफ। और यहाँ पे क्या होती हैं आपके, यहाँ पे क्या होती है इस तरीके से जो मैं हरी हरी बना रहा हूँ आपके, ये क्या होती है? रक्त केशिकाएँ होती हैं या रक्त वाहिनिकाएँ आप कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करती है, जो भी ब्लड के अंदर चीज़ें जानी वो यहाँ से चली जाती है, ये आगे जाके ऐसे जॉइंट हो जाती है और इससे आपके जहाँ जिसको पहुँचाना है पदार्थ को, वो पदार्थ पहुँच जाता है। तो आपके इसको बोलते हैं माइक्रोबिलाई, याद रखना। फिर है कि पाचन क्रिया में अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं कौन? दीर्घरोम, यही वाला क्वेश्चन। अब आपको पता है कि एक तो आप सीधा अगर ये नली होती इस तरीके से तो यहाँ पे भोजन जाता तो हल्का हल्का अवशोषित होता, लेकिन अब भोजन इस तरीके से जा रहा है घूमता हुआ, तो ये क्या करते हैं, पाचन का जो एरिया है, सतह है, वो क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया इनकी वजह से। ठीक है, पहले भोजन यूँ जाता सीधा, अब भोजन ऐसे घूमता घूमता जाएगा आराम से। फिर है कि श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन प्रक्रम में संपन्न होता है, किसमें? आपके कोशिका द्रव में। अब देखो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया वाला, लेकिन अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पूछा गया कि ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है वो कहाँ बनता है? कोशिका द्रव में। और इस पायरुवेट से जो ऊर्जा बनेगी प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो वाटर बनेगा, ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। ये तीनों चीज़ इसका यानी इस पायरुवेट का जो विखंडन है वो कहाँ पे होगा? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना कि पहले तो ग्लूकोज को पायरुवेट में जो बदला जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट, ये कहाँ बन रहा है? कोशिका द्रव में। लेकिन इस पायरुवेट से ऊर्जा बनाना, CO2 बनाना और H2O बनाना, ये कहाँ होगा? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे होगी आपकी घटना? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। फिर पेशियों में किसके जमाव के कारण दर्द उत्पन्न होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। होता क्या है कि आप लगातार दौड़ भाग कर रहे हो, और दौड़ भाग करने का एक लेवल है आपका कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जो ज़रूरी भी है, थक रहे हो फिर भी रुक नहीं रहे हो घर का, जैसे कोई फसल का काम है या फिर कोई और काम दे दिया आपको जिसमें आपको रुकना नहीं है, जैसे कि रनिंग कर रहे हो, सबसे दौड़ लगा रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो आप। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को हमेशा तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये जो आपके सूत्र है C6H12O6, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन चाहिए।
लेकिन ऑक्सीजन तो आपको मिलेगी नहीं। कब नहीं मिलेगी? जब आप काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा तो सही, और टूट के क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। कौन सा अम्ल बनाएगा? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, आपके शरीर में दर्द उत्पन्न करेगा। और जैसे ही आपको दर्द होगा, दर्द होते ही आप उस काम को करना क्या करोगे, बंद कर दोगे। अगर आपको दर्द नहीं हो और आपको दौड़ लगानी पड़े तो आप दिमाग लगाओ, आप दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे। अगर आपको कोई काम करना है तो आप रुकोगे नहीं। हमारे मांसपेशियों में अगर दर्द नहीं होगा काम करते करते तो आप रुकोगे या कोई काम करने से नहीं रुकोगे। तो दर्द होना क्या है, हमें रोकने का संकेत है कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इस समय कोशिका को, इसलिए आप थोड़ा रुको, आप इस काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। तो ऑक्सीजन मिलने के बाद में क्या है, वो दर्द हट जाता है, तो थोड़ी देर का आपको रिलैक्स होता है। ठीक। फिर है आपके कि क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपके, उसके द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है, लसिका के द्वारा। फिर है आपके कि कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना क्या कहलाता है, आपके अपोहन, डायलिसिस। जैसे आपको पता है कि किसी किसी की किडनी यानी किसी किसी के गुर्दे वृक्क खराब हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुर्दे आपके, इसी को क्या बोलते हैं, आपके वृक्क, और इसी का नाम क्या अंग्रेजी में आपको बोलते हैं, इसको क्या, किडनी। तो अगर ये खराब हो जाते हैं किसी के, तो रक्त तो साफ करवाना है, बस ये खराब हो गई तो इनका काम तो करवाना है, वरना व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त को फिर क्या, हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके क्या है कि जैसे बोतल चढ़ाते हैं, हाथों में ड्रिप लगाते हैं, वैसे रक्त को क्या है, बाहर निकाला जाता है किसी नलिका के द्वारा, और एक मशीन होती है जो जस्ट लाइक किडनी के जैसे कार्य करती है, इसके जैसे काम करेगी वो मशीन बाहर। उस मशीन से हमारे शरीर का पूरा रक्त क्या होगा, फिल्टर होगा, यानी कि वो पूरा रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा, और एक तरफ से उस मशीन से हमारा वो रक्त वापस आता जाएगा। तो कृत्रिम रूप से जो वृक्क का कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। यकृत से यकृत रस स्त्रावित होता है पित्त, यानी कि ये आपका यकृत है सपोज करो, तो यकृत के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है कि यकृत के अंदर जो भी चीज़ें बनती है, ये क्या है आपके ट्रायंगल, क्या है आपके यकृत है, यकृत के अंदर जो भी चीज़ें बनती है वो इसमें स्टोर हो जाती है, और यकृत का जो रस है उसे कहते हैं पित्त रस। ठीक है। फिर है आपके कि यकृत व अग्नाशय दोनों अपने स्त्रावित रस को भेजते हैं किसमें, छोटी आंत में। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। होता क्या है कि ये ट्रायंगल शेप के अंदर आपका क्या होता है, यकृत, यहाँ से क्या होते हैं आपके, जैसे ये आपका, यहाँ से आपकी नली स्टार्ट हुई आपके मुंह से, और ये इस तरीके से घूमती है और घूम के नीचे जाती है, यहाँ आपके आमाशय होता है इस तरीके से। तो आमाशय के यहाँ पे क्या है, पत्तीनुमा, पत्तीनुमा क्या होता है यहाँ पे, आपके अग्नाशय होता है। और यहाँ यकृत के अंदर मैंने अभी भी बताया आपको क्या होता है, पित्ताशय जो भी बनता है। तो यहाँ से क्या डक्ट निकलती है नलिका इसके नीचे होके, और इसी तरीके से अग्नाशय की निकलती है। तो ये नलिकाएं मिलके आगे चल के क्या है, ये जो छोटी आंत बनेगी इस तरीके से, इस छोटी आंत में क्या करते हैं, अपने रस को ये डालते हैं। तो ये नलिका यहाँ जॉइंट हो जाती है आके, यानी कि इस रस को भी लाएगी, यानी कि इससे भी रस को लेके आएगी यहाँ पे, और इससे भी लाएगी। तो दोनों जॉइंट करके अपना जो रस बनेगा उसको किस में डालेगी, क्षुद्र आंत में। तो याद रखना कि यकृत का पित्तरस और अग्नाशय रस दोनों कहाँ जाते हैं, आपके क्षुद्र आंत में जाते हैं। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब हैं आपके जो छोटे एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके कि लारिये एमाइलेज का कार्य क्या है।
तो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करवाया था मंड। मंड का दूसरा नाम होता है क्या? स्टार्च। और स्टार्च का परीक्षण आज हमने किया था किससे? आयोडीन विलयन से, लैब के अंदर, क्लास में जो मैंने आपको बताया था। तो जटिल स्टार्च को या मंड को सरल शर्करा में बदलना, ये किसका काम होता है? एमाइलेज का। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। बहुत सीधी समीकरण है, पर बार बार लिखोगे तभी जाके याद होगी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे ली इसने? वातावरण से। जल कौन लेके आया? जाइलम लेके आया ज़मीन से। सूर्य का प्रकाश मिला कहाँ पे? क्लोरोफिल में। और आपके इससे क्या बना? ग्लूकोज। साथ में क्या बना? आपके ऑक्सीजन गैस। और साथ में क्या बना? आपके वाटर। ये रिएक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ क्लास के बाहर भी। जैसे आपको 7th क्लास है या आपके 8th क्लास, इसमें मैंने कई बार ये चीज़ें बताई है। और आप किसी भी क्लास में देखोगे तो मैं ये रिएक्शन पढ़ाता ही हूँ हमेशा, ठीक है। 9th क्लास में भी मैंने ये आपको समझाया है, कई बार समझाया है ये, और डाउट होगा तो हम और इसको समझेंगे। फिर है आपके कि भोजन का पूरी तरीके से पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? क्षुद्रांत, छोटी आंत में। रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है? आपके स्पाइगोमैनोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर इसका नाम है। फिर आपके कि आरबीसी का रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण कैसा होता है? लाल। तो वो है आपके हीमोग्लोबिन। आमाशय में पेप्सिन का कार्य क्या है? तो देखो, 3-4 एंजाइम हैं जिनके बारे में एक साथ ही बता देता हूँ। एक तो होगा आपके क्या? पेप्सिन। एक होगा आपके क्या? रेनिन। और एक होगा आपके क्या? ट्रिप्सिन। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है ये किससे रिलेटेड हैं? प्रोटीन से। ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। पेप्सिन, रेनिन आमाशय से निकलता है और ट्रिप्सिन आपके अग्नाशय से निकलता है। फिर है ये प्रोटीन का आंशिक पाचन करेगा। 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। अमीबा के अंदर एक कोशिका होती है, पैरामीशियम के अंदर भी एक कोशिका होती है। द्वार कोशिका का कार्य क्या है? पत्तियों में छिद्रों का खुलना व बंद होना। जैसे कोई भी पत्ती होती है उसके अंदर डम्बल शेप के ऐसे रंध्र पाए जाते हैं। तो ये जो रंध्र है इसका खुलना और बंद होना कौन सी कोशिकाओं पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाएं जो इसके बाहर होती है इस टाइप से। तो द्वार कोशिकाओं का कार्य क्या है? पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, पत्तियों का जो स्टोमेटा रंध्र होता है, छिद्र, उसका खुलना और बंद होना। क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? आपके ट्रिप्सिन, जो कि कहाँ से निकलता है? आपके अग्नाशय से। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका कौन निभाता है? आपके, यानी कि भोजन का माध्यम, अम्ल की भूमिका क्या है? भोजन के माध्यम को कैसा करना? अम्लीय करना। और आमाशय में जो अम्ल निकलता है वो निकलता है आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को, जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के विखंडन से कितनी ऊर्जा बनती है? आपके 30.5, यानी कि आपके 30.5 किलो जूल। फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस स्थल पे होता है? आपके वायु कूपिका, जो लास्ट वाला बनाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से, उसमें होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? आपके बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वेस्पराइजेशन। बाष्पोत्सर्जन का मतलब ये कि पत्तियों से जो पानी बाहर निकलता रहता है। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? आपके नेफ्रॉन है, जो मैंने आपको किडनी बना के बताई है। उस किडनी के अंदर क्या है? इस किडनी को बनाने वाला जो छोटी इसकी जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रैकाणु। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके सेल, कोशिका। उसी तरीके से इस अंग की, कौन से अंग की? वृक्क। इस वृक्क को बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन या ब्रैकाणु बोलते हैं इसको। फिर है आपके कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? सजीवों के सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब शरीर को चलाने का कार्य करते हैं। रंध्रों का खुलना व बंद होना किस तरह संपन्न होता है?
द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती है, रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। इसी तरीके से द्वार कोशिकाएं सिकुड़ने पर रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। अब होता क्या, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये आपके द्वार कोशिका है, तो ये जो द्वार कोशिका है ये बाहर की इसकी परत तो क्या होती है आपके मोटी होती है, ये वाली जो परत है ना, ये वाली ये परत तो क्या होती है, मोटी होती है। और इसके अंदर वाली जो परत है आपकी ये वाली, ये जो अंदर वाली परत है ये कैसे होती है, पतली। अब क्या होता है कि इसके अंदर वाटर भर जाता है इस तरीके से, ये बाहर वाली परत क्या होती है, मोटी। तो ये क्या है, पानी ऐसे दाब लगाता है ऐसे ऐसे। तो जब पानी दाब लगाता है तो ये परत क्या है कि ऐसे खींचती है इस तरफ, और जब ये परत इस तरीके से खींचती है तो इसमें जो परिवर्तन आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। देखो इस टाइप से ये जो अंदर वाली परत है वो खींचती है। तो जो रंध्र होता है ना वो ये देखो, ये रंध्र बन गया, तो ये रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। लेकिन खुलता कब है, जब ये जो द्वार कोशिका है इस द्वार कोशिका में क्या भर जाता है, पानी। यानी कि अगर पानी भरेगा, जल अवशोषित करेगी ये द्वार कोशिका, तब तो खुलेगा। और जैसे इससे पानी बाहर निकल जाता है, सपोज करें पानी बाहर निकल गया, अब इसके अंदर से पानी बाहर निकल गया, तो वापस ये क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, तो इस तरीके से बंद हो जाएगी। तो ये जो रंध्र है ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक, आगे है आपके पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं। तो पाइसीकरण वसा के बृहद अणुओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन पाइसीकरण कहलाता है। सपोज करो आपके घी के ऐसे बड़े बड़े अणु जा पहुँचे अंदर खाने में, आप घी खाते हो, ऐसे बड़े बड़े अणु, बहुत बड़े बड़े अणु। अब क्या होता है कि वसा का पाचन करता है आपके लाइपेज एंजाइम, वसा को पचा देता है। तो वसा के ऐसे छोटे छोटे अणुओं में टुकड़े टुकड़े करना, ऐसे छोटे छोटे अणुओं में बदलना। तो वसा के जो बड़े अणु हैं, वसा के कैसे बड़े अणु, उनको छोटे छोटे अणुओं में ऐसे बदल देना, ये क्या कहलाता है, आपके पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो इसको लाइपेज एंजाइम करवाता है पाचन को। तो ये आपकी प्रक्रिया होती है। फिर है कि दंत क्षरण क्या है। दंत क्षरण इनेमल या डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। यानी आपका जो दांत का सबसे मजबूत पार्ट है, दंत का जो जिसे हम सीमेंट कहते हैं, इनेमल, इसका धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है। जैसे कोई जंग लग जाती है ना, जैसे दांत के अंदर काले काले से आपको धब्बे नज़र आते हैं अंदर, तो ये होता है मृदुकरण। इसका कारण क्या है कि जीवाणुओं के द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जीवाणु क्या करते हैं, हमारे दांतों में लग जाते हैं। अब जब जीवाणु दांतों में लगेगा तो खाना भी खाएगा। तो आप जो भी मीठा मीठा खा रहे हो, ब्रूस नहीं कर रहे हो या फिर कुल्ला नहीं कर रहे हो, मुंह में पानी नहीं ले रहे हो, तो वो क्या मीठा लगा रहेगा। तो बैक्टीरिया तो हवा में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मुंह के अंदर जाते हैं और वो शर्करा को खा जाते हैं। और जब वो शर्करा को खाते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, एसिड। और वो अम्ल हमारे दांत को क्या करता है, सड़ाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो देखो, एक तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल के अणुओं का अपघटन करना, ये दो काम तो होते ही होते हैं, याद कर लेना इनको। इसके अलावा तीसरा काम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना देते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। तीन काम होते हैं आपके। विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र बताइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जिसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। देखो, ये ग्लूकोज है जो कि आपकी कोशिका के अंदर पहुंच चुका है। अब कोशिका, ये हमारी कोशिका, ये ब्लड वाहिका जा रही है कोशिका के बाहर, ये ग्लूकोज दे दिया इसको C6H12O6। अब कोशिका किसी भी जीव की हो सकती है, हमारी हो सकती है, गाय भैंस पेड़ पौधे, किसी की भी कोशिका हो सकती है। अब कोशिका द्रव जो भरा हुआ है, ये कोशिका के अंदर जो पानी वाला कंटेंट है, जो पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। इस द्रव के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज किस में टूट जाता है, पायरुवेट में। तो
तो ये ऑक्सीजन लेगा और इसका विखंडन किस में हो जाएगा, पायरुवेट। अब आपको पता है मैं कोशिका को बड़ा कर रहा हूँ। अब ये पायरुवेट क्या करेगा, ये एक ही कोशिका है, इसको अलग मत मानना, मैंने बड़ी बना दी कोशिका। ये पायरुवेट क्या करेगा आपके कि ये पायरुवेट बन गया आपके, ये पायरुवेट किसके पास गया है, अगर ये पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाती है, क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो आप, अगर पायरुवेट को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाएगा, ऊर्जा, एटीपी बनाएगा, जो हमारे ऑक्सीजन इनको मिल रही है, जो वायवीय श्वसन करते हैं, तो उसमें तो ये क्या बनाएगा, ऊर्जा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जैसे हमारी पेशियों के अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, लेकिन कम वाली। और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, कम नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, जैसे यीस्ट में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल नहीं बनाएगा, बिना ऑक्सीजन के यीस्ट में क्या बनाएगा, एथेनॉल, C2H5OH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो एथेनॉल से जो ऊर्जा मिली है वो बहुत ही कम मिली है, 2 ATP ऊर्जा मान सकते हैं आप, बहुत छोटी ऊर्जा मिली है। और इतनी चाहिए, यीस्ट क्या है, छोटा सा प्राणी है, इस छोटे से प्राणी को 2 ATP बहुत है काम चलाने के लिए। तो ये कहता है ऑक्सीजन से मेरा कोई लेना देना नहीं, बस मुझे खाना मिल जाए ऐसे तैसे। तो इस तरीके से ग्लूकोज का 3 रूपों में विखंडन है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली यीस्ट में तो एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर ऑक्सीजन मिली पर झटके ले लेके मिली, मिल रही है नहीं मिल रही है, या बिल्कुल अभाव आ गया थोड़ी देर के लिए, किसमें, मनुष्य की मांसपेशी या जितने भी जानवर वगैरह उनकी मांसपेशियों में। ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा मिलेगी कम मात्रा। और अगर ऑक्सीजन मिल गई तो कहाँ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, ग्लूकोज के विखंडन के बारे में। ये पूरा NCERT में दे रखा है, सीधा आता है 5 नंबर का क्वेश्चन तक जाता है इसका, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, मनुष्यों में रक्त परिवहन के प्रत्येक चक्र में हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है, 2 बार, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे सपोज करो ये हमारा हृदय है, अब एक बार तो जो रक्त है वो क्या करेगा, फेफड़े से हृदय में आएगा, फिर हृदय से कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, फिर शरीर से वापस हृदय में आएगा और इस हृदय से वापस कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। तो देखो एक बार तो फेफड़ों से शरीर में आया, ये रक्त क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया, और शरीर से कहाँ, मतलब फेफड़ों से हमने कहाँ भेज दिया, शरीर के सभी अंगों तक। तो एक बार तो ये गुजर गया और फिर शरीर से वापस हृदय में आया और हृदय से कहाँ चले गया, फेफड़ों में। अब शरीर से हृदय में क्यों आया, क्योंकि CO2 लेके आया। अब हृदय करता क्या है भाई, जो आपका हार्ट है, आपका हृदय है, वो करता क्या है रक्त के साथ, रक्त को हृदय क्या करता है, सारे स्टूडेंट कान खोल के सुन लो, पंप करता है। पंप का मतलब उसको आगे भेजने के लिए पंप करता है, जैसे हवा भरते हैं ना पंप से, उस तरीके से। तो हृदय क्या करता है, रक्त को आगे से आगे भेजता रहता है। अगर फेफड़े से आएगा तो शरीर में पंप कर देगा, शरीर से आएगा तो फेफड़े में पंप कर देगा। तो ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसके। आगे है कि प्लेटिलेट्स के द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है। प्लेटिलेट्स क्या है, आपके RBC WBC के बाद में तीसरी रक्त कणिका। इसका काम क्या है कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग गई, कहीं भी घाव हो गया, तो जो रक्त बह रहा है उसको रोक देना, रक्त का थक्का जमा देना, ये इसका कार्य है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने से रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे कौन सा रोग हो जाएगा, आपके एनीमिया। और साथ में O2 और CO2 का परिवहन भी प्रभावित होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर हीमोग्लोबिन में कमी आएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इस पे भी फर्क पड़ेगा। फिर है आपके बड़े वाले क्वेश्चन कि अमीबा में पोषण को सचित्र समझाएं। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी आपके प्रबंध
यानी कि पादाब की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। ये देखो, ये भोजन का टुकड़ा है और ये सूडोपोडिया इसके पैर है, इनको बोलते हैं आपके सूडोपोडिया, कूटपाद बोलते हैं हिंदी में। तो भोजन का जो कण होता है बाहर, उसको ये क्या है, इस तरीके से पकड़ लेता है। ठीक है, ये आपके सूडोपोडिया प्रबंध जो है आपके, ये भोजन को घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका अंदर होती है इसे, और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का क्या होता है, अपघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित होते हैं और बचा हुआ अपशिष्ट कोशिका की सतह से बाहर निकल जाता है। ठीक, और इस बाहर को हम इसको निष्कासित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कण था भोजन का, इस भोजन के कण को देखा अमीबा ने, इसके पास आया, ये देखो ये बना लिया, आगे खिसका रही। अब ये खाद्य का कण इसको अंदर ले लिया, अंदर लेकर इसको पचा लेगा। ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपके 55 क्वेश्चन। अब है आपके 56 नंबर क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो इसमें बताने का कुछ नहीं है, आपके जिह्वा, मुंह, ग्रेसिका, ये डायाफ्राम है आपके, आमाशय, क्षुद्रांत ये वाला पार्ट आपके, बृहदांत बड़े वाला पार्ट, गुदा जिससे हम मल को त्यागते हैं, परिशिष्का ये बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, आपके अग्नाशय, यकृत, पित्तनलिका, पित्ताशय भंडार करता है इसका, और ये डायफ्राम। तो ये डायरेक्टली आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्टली आ सकता है ये। अब है आपके कि आमाशय में पाचन की क्रिया को समझाएं। तो आमाशय का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। आमाशय का जो मतलब है वो ये है कि केवल इसकी बात की जा रही है, इसकी आमाशय के अंदर पाचन को समझाना है। मुंह से भोजन ईसोफेगस के द्वारा, ईसोफेगस ये है, ईसोफेगस के द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ पाचक एंजाइम और एचसीएल अम्ल, पेप्सिन और सलेस्मा। एचसीएल अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, और सलेस्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से सुरक्षित करती है। सलेस्मा, क्योंकि एचसीएल क्या एसिड है। आमाशय में इसी पचित भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, तो आमाशय में बेसिकली भोजन लगभग आपके 3.5 घंटे से 4 घंटा रहता है हमारे आमाशय में। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो पाचन होता है वो होता है किसका, प्रोटीन का। अगर आपके भोजन में प्रोटीन नहीं है तो तुरंत आगे बढ़ जाता है। फिर आपके क्षुद्रांत आती है आमाशय के बाद में, कौन सा आपके क्षुद्रांत। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी सब चीज़ों का पाचन होता है। यहाँ पे पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत में आंतरीय जो रस हैं वो यकृत वाला रस, अग्नाशय ग्रंथियों से रस, पित्त रस और अग्नाशय रस प्राप्त होते हैं। पित्त रस भोजन का माध्यम कैसे बना देता है, क्षारीय। क्योंकि देखो आमाशय में माध्यम कैसा था आपके, अम्लीय, एसिड। ठीक है, अब भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। तो भोजन का जो क्षारीय माध्यम है वो कौन बना रहा है, आपके पित्त रस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपके बाइल जूस। ठीक है, फिर वसा का पाइसीकरण होता है। यहाँ पे पाइसीकृत वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। अग्नाशय रस में एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन, जो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ देंगे या बदल देंगे। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एवं वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहाँ होता है, ये यहीं पे आपको आंसर मिल गया है। यानी वसा के बारे में पूछे तो आप ऐसे समझा सकते हैं। फिर आपके कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। यानी एक तो जो वायु ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, और एक वो जो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। तो देखो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, अनुपस्थित। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, और ये आपके जीवाणु में, यीस्ट में होता है। ठीक है, ये आपके CO2 व जल बनाता है, ये आपके एथेनॉल और CO2 बनाता है। दोनों में CO2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा बहुत, यहाँ पे आपको होता है 30.5 kg निकल रही थी, और यहाँ पे केवल 2 ATP निकलती है आपके। ठीक है,
फिर है आपके श्वसन तंत्र का चित्र है जो कि आपको बनाना है। लास्ट में जो मैंने बना के बताया आपको, ये कॉपी का है, वो देखो लास्ट में ये आपको बनाना है। तो इस तरीके से आपके देखो श्वसन का हमने चित्र देख लिया है। आपके श्वसन वाला चित्र है ये वाला, ये 10वीं क्लास को बनाना है अच्छी तरीके से। ये नासाद्वार जो आपकी नाक में होके 2 छेद है वो नासाद्वार है। फिर ये नासाद्वार आगे आपके वायु को यहाँ भेजता है। कभी कभार हमारे जुकाम वगैरह हो जाती है, हमें कोल्ड हो जाता है, यानी हमारे जो जुकाम होती है तो उस समय नाक क्या है हमारी बंद हो जाती है। तो उस समय क्या है कि हम नाक के द्वारा ना करके और मुंह से भी श्वास लेते हैं। फिर है आपके नीचे ग्रसनी। फिर भोजन के लिए तो अलग बनती है भोजन नली इस तरीके से आगे। तो ये तो है आपकी श्वास नली। तो इसके जस्ट पीछे एक और नली होती है भोजन नली, जो आपकी पाचन ग्रंथ में बताई हुई है। फिर आपकी एक कंठ है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। यहाँ पे क्या है कि इस कंठ से क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड होता है, जिसमें से जैसे ये वोकल कॉर्ड है, जैसे ये है आपके वोकल कॉर्ड, तो इस टाइप से कुछ बना होता है देखो। तो यहाँ जब वायु निकलती है तो ये ऐसी झिल्लियाँ होती है जो हिलती है, और हिलने से क्या है कि आवाज़ आपकी बनती है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, कंपनों से। फिर आपकी उपास्थि वलय है, सी आकार के छल्ले होते हैं ऐसे यहाँ पे। फिर इसको हम एक तरफ, जैसे ये दोनों आपके क्या फेफड़े हैं, ये आपका एक फेफड़ा है और ये आपका दूसरा फेफड़ा है, ये दोनों फेफड़े। तो दूसरे में पूरा चित्र नहीं बनाया, पहले में बनाया इस तरीके से। देखो ये प्राइमरी, फिर इसमें से और बढ़ गई टर्सरी, सेकेंडरी। तो सबसे फाइनली ये जो है छोटा सा, इसको बड़ा करके बताया है। तो ये जो है सबसे पहले इनको बोलते हैं, ये जो 2 भागों में बटी इनको बोलते हैं आपके श्वसनी, और आगे जाके और बढ़ते इनको कहते हैं श्वसनिकाएँ। और ये जो भाग है इस पूरे भाग को इसको बोलते हैं क्या, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं आपके वायुकोश। और जो अंत का भाग है बिल्कुल लास्ट वाला, ये सैक टाइप स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है सैक टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कूपिका, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको आपके। और ये आपके जो रिब्स है, पसलियाँ, वो तो हम जानते ही हैं, सबके होती है पसलियाँ। यहाँ पे क्या ऐसे डायफ्राम होता है, ये जब इसमें हवा भरती है तो ये डायफ्राम ऐसे सीधा हो जाता है, ठीक है। और जब हवा वापस जाती है अंदर से बाहर तो ये डायफ्राम वापस ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है। जैसे हवा भरेगी, जैसे ये स्ट्रक्चर है, हवा भरने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है नीचे की तरफ। तो ये है आपके मानव श्वसन तंत्र का चित्र, जो आपको बनाना भी है। फिर है आपके अब कि मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि क्या है। नासाद्वार के माध्यम से, यानी हमारे नाक के माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासाद्वार में वायु महीन बालों, हमारे नाक में बाल होते हैं, से निस्पंदित होती है। निस्पंदित का मतलब साफ होती है। और यहाँ से वायु कंठ के द्वारा फूफस यानी आपके लंग्स तक जाती है। अब होता क्या है, ये जो आपके नासाद्वार है इसमें क्या है कि छोटे छोटे बाल भी होते हैं। ये बालों का जो काम क्या है, इसमें होता है आपके एयर चैम्बर। तो एयर चैम्बर का काम क्या होता है कि सपोज़ करो वायु बाहर ठंडी है या गर्म है। अगर ठंडी है तो उसको गर्म करके भेजेगी, अगर गर्म है तो उसको ठंडी करके भेजेगी। यानी कि शरीर का जो हमारे 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, इसके आसपास चीज़ों को भेजना होता है। इसके अलावा ये बाल क्या करते हैं, धूल मिट्टी वगैरह को रोक लेते हैं। ये जो आपके बाल होते हैं ये क्या करते हैं कि धूल मिट्टी वगैरह को भी रोकते हैं। तो बालों का काफ़ी महत्व है, ये निस्पंदित यही होती है। फिर यहाँ जैसे आपके कंठ है, कंठ का मतलब आपका गला, तो फूफस यानी कि फेफड़े तक प्रवाहित होती है। अब फेफड़े में क्या छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं आपके श्वसन नली। अंत में जो गुब्बारे जैसी संरचना आपको अलंकृत हो जाती है उसे कहते हैं वायु कूपिका, एल्वियोलाई। फिर कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिनिकाओं का विस्तृण जाल होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सबसे नीचे दिख रही है आपको, ये जो है ये कूपिका,
इन कोशिकाओं में क्या है, ये कोशिका इस टाइप से है, ठीक, जैसे कि आपकी कोशिका है। अब इस कोशिका के चारों तरफ क्या है कि ऐसे रुधिर वाहिनियाँ भी होती हैं। तो ये कोशिका के अंदर सपोज करो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी और यहाँ क्या छोड़ देगी, CO2 गैस छोड़ देगी। तो आपको याद रखना है कि जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है कोशिका वाला, ये मैंने एक पार्ट बनाया, सपोज करो ये वाला पार्ट बना दिया मैंने एक। तो ये कोशिका के बाहर क्या है कि ऐसे छोटी 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 नलिकाएँ होती हैं ऐसे। इन नलिकाओं के अंदर क्या व्यवस्था होती है कि ये CO2 गैस को तो कोशिका को दे देते हैं, और कोशिका में क्या है, बाहर से कौन सी गैस आई, हमारे O2 गैस आई। तो ऑक्सीजन गैस को ये कोशिका ले लेती, फिर ये कोशिका कहाँ ले जाती है, अंदर आपके रक्त के साथ मिला के हृदय के पास में। तो हमारी कोशिका भित्ति, जो कोशिकाओं की जो भित्ति है, उसमें रुधिर वाहिनिकाओं का क्या विस्तृत जाल होता है, नेटवर्क होता है आपके। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है आपका, चपटा होता है, जिससे बक्स गुहा बड़ी हो जाती है। इससे आप कभी भी सांस लेना, आपको आपकी पसली बाहर आते हुए नजर आएगी। आप सांस लेके देख सकते हो तो आपको लगेगा कि आपका जो बक्स स्थल है, जो आपकी पसलियाँ हैं, उनमें हवा भर रही है। तो क्यों क्यों फेफड़े, तो जो डायफ्राम है, जैसे कि ये आपकी पसलियाँ हैं, तो ये बाहर की तरफ उभरती हुई नजर आएगी, और इनके नीचे ये जो डायफ्राम है आपके, यहाँ आपको पता है फेफड़े हैं, तो ये जो आपके डायफ्राम है, अब आपको बताया कि इन फेफड़ों के अंदर कुछ बनेगा, तो ये डायफ्राम क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो ये डायफ्राम इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, जब इसमें वायु नहीं होती। लेकिन जैसे ही इनका दाब पड़ता है इसमें, तो डायफ्राम क्या होता है, ऐसा चपटा हो जाता है। तो इससे वायु लंग्स की कोशिकाओं में भर जाती है, ठीक है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे बक्स गुहा क्या बड़ी हो जाती है, यानी कि ये जो गुहा है ये क्या हो जाएंगी आपकी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी भरने से। तो फेफड़े की वायु कोशिकाओं में क्या हो जाता है, आपके वायु भर जाती है। शेष रुधिर शरीर में एकत्रित CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। अब आपको पता है, जैसे एक कोशिका की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर क्या होगा कि CO2 को तो ये क्या करेगा, आपके ब्लड छोड़ के जाएगा, और लेके कौन सी जाएगा, आपके O2 गैस लेके जाएगा। तो यहाँ पे वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन का और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो वायु कोशिकाएँ होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ये वायु कोशिका है। अब यहाँ पे क्या है, ये ब्लड की वाहिनिका है, तो ये क्या करेगी, बोलेगी ये पकड़ CO2 और हमें क्या दे दे, O2। तो यहाँ पे CO2 का और O2 का हुआ क्या है, एक्सचेंज हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा CO2 और O2 का विनिमय या एक्सचेंज का होता है, तो आपको आंसर देना वायु कोशिका। फिर है आपके कि गैसों के आदान प्रदान में वायु कोशिका अधिकतम विनिमय करती है, क्योंकि वायु कोशिकाओं की जो सतह है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, अधिक गैसों का विनिमय दक्ष होता है यहाँ पे, ठीक है। तो गैसों का विनिमय बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। तो ये बात हुई आपकी किसकी, मानव श्वसन तंत्र की। पहले हमने चित्र को समझा, फिर हमने श्वसन तंत्र की क्रियाविधि समझी, यानी कि आपके जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन का मतलब आपका श्वसन। तो पहले हमने चित्र को समझ लिया अच्छी तरीके से, और फिर हमने समझा किस चीज़ को, उसकी कार्यविधि को। अब हम क्या करेंगे, मानव हृदय की संरचना को समझेंगे चित्र की सहायता से, और फिर इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो समझेंगे। देखो, मानव हृदय एक पेशीय अंग है। अब देखो, पेशीय का मतलब क्या है कि केवल मांसपेशी है इसके अंदर, केवल इसमें क्या है, मांसपेशियाँ हैं। इसमें किसी प्रकार की हड्डी यानी आपकी बोन या आपकी उपास्थि, जो हड्डी का ही मुलायम रूप होता है, ये नहीं पाई जाती। ओनली क्या होती है, पेशियाँ होती हैं, ठीक। जो मुट्ठी के आकार का होता है, जो आपकी मुट्ठी, जैसे आप उंगली बंद कर लो इस तरीके से, तो आपको ऐसे लगेगा कि मुट्ठी के आकार का है आपका हृदय।
इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 4, 1, 2, 3 और 4 कोष्ठ होते हैं। दायां जो भाग है, दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो ऊपर के जो भाग है ये दोनों इस तरीके से मैंने बांट दी इसको। इस तरीके से मैं इसको बांट देता हूँ। ये इसके 4 भाग हो गए। तो ऊपर के जो भाग है ये दोनों, ये तो आपके क्या है? आलिंद है। एक तरफ आपका दायां आलिंद और एक तरफ आपका बायां आलिंद। और नीचे के जो भाग है दोनों, ये हैं आपके निलय। नीचे के दोनों भागों को क्या कहते हैं? निलय। तो ये आपका दायां निलय और ये है आपका बायां निलय। आलिंद व निलय के मध्य में वाल्व लगे होते हैं। वाल्व जानते हो? ये वाल्व है, ये वाल्व है दोनों। ठीक। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। हृदय के द्वारा ऑक्सीजन जनित रक्त को पूरे शरीर में क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। और यही हृदय का क्या है? मेन काम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय के अंदर वैसे तो बहुत सारी संरचनाएं बता रखी है, पर मेन चीज़ें क्या है? आपके स्ट्रक्चर है जो आपको इसी तरीके से बनाना है। देखो क्या हो रहा है कि ये है आपके फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ से क्या होता है कि आपके हृदय में रक्त, हृदय से रक्त क्या होता है? पूरे शरीर में सप्लाई होता है। और ये आपकी फुफ्फुसीय सिरा। तो सिराएं क्या करती है? हृदय में रक्त को लाती है वापस। ठीक। और ये क्या है? आपकी आलिंद, जिसमें रक्त सबसे पहले क्या होता है? ये नीचे से इस तरीके से घूमते हुए आलिंद। तो आलिंद से पहले क्या आएगा? रक्त इधर आएगा निलय में। और निलय से क्या होगा कि बॉडी में पूरी में सप्लाई होगा इस तरीके से धमनी के द्वारा। और सिराएं क्या करेगी? रक्त को लाएगी इस तरीके से और फिर वापस इस तरीके से। तो ये जो बीच में दिख रहे हैं आपको ये वाले, यानी कि बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या? वाल्व है। ये क्या है? आपके वाल्व है। ये देखो, ये वाल्व है, ये वाल्व है। तो बायां निलय और दायां निलय ये नीचे वाले चैम्बर है, और ये ऊपर जो आपके है ये आपके दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये ऊपर वाले 4 चैम्बर है। तो इस तरीके से हृदय के 1, 2, 3 और 4 भाग होते हैं। 4 कक्ष मान सकते हो हृदय में। तो ऊपर के जो भाग है इसमें ब्लड आता है, एक बार आता है फेफड़ों से और एक बार आता है हमारे शरीर से। ये याद रखना। इसका पूरा स्ट्रक्चर आप 2-3 चित्रों को बनाओगे तो जाके समझ में आएगा आपको। फिर है कि मानव हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र को समझाओ, उसकी व्याख्या के बारे में कहा गया है। तो देखो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त एक बार फेफड़ों से हृदय में बाईं ओर यानी कि बाएं नेले में आता है। बाएं नेले का मतलब यहाँ पे आता है। ठीक है, इस पोर्शन में बाएं आलिंद जब संकुचित होता है यानी कि ये इस तरीके से दबेगा आपस में, ये इस तरीके से दब जाएगा। संकुचित होने से रक्त बाएं निलय में प्रवेश करेगा। अब ये क्या? रक्त आएगा नीचे निलय में आएगा, और बाएं निलय से जब बायां निलय संकुचित होगा तो ये रक्त क्या है? विभिन्न भागों में चले जाएगा। तो ये शरीर के और भागों में चले जाएगा। यहाँ से रक्त से O2 कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। अब ये रक्त क्या है? ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो जो भी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्या करेगी? O2 ले लेगी और रक्त को वापस क्या दे देगी? CO2। अब दोबारा CO2 वाला रक्त तथा यह बी ऑक्सीजनित रक्त, बी ऑक्सीजनित का मतलब अशुद्ध, अब ऑक्सीजन तो रही नहीं, रक्त शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित कर महाशिरा। अब जो आपको पता है कि सबसे पहले देखो फेफड़ा है ये हमारा, फेफड़ों से सबसे पहले रक्त आया कहाँ पे? आपके बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद ने जब संकुचन किया तो रक्त कहाँ गया? आपके बाएं नेले में, और बाएं नेले से ये रक्त कहाँ गया? आपके शरीर में। ठीक है, तो फेफड़े से स्टार्ट हुआ, रक्त की जो यात्रा स्टार्ट हुई वो फेफड़ों से हुई। फेफड़ों से बाएं आलिंद, बाएं आलिंद से बाएं निलय, और बाएं निलय से शरीर में। अब शरीर को पूरी को ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी।
और शरीर से वापस क्या ले ली, रक्त ने, CO2। अब ये रक्त लेके वापस CO2 को लेके फिर हृदय में चलेगा, तो कहाँ जाएगा, आपके दाएं आलिंद में जाएगा। कहाँ पे आया ये, दाएं आलिंद में। तो पहला एक चक्कर तो इसने लगाया आलिंद का, दूसरा लगाया इसने बाएं निले का, अब तीसरा चैम्बर है आपके दाएं आलिंद। अब दाएं आलिंद से ये CO2 युक्त रक्त किस में आएगा, दाएं निले में, चौथे चक्र में, और यहाँ से वापस निकल के कहाँ जाएगा, आपके फेफड़े में। तो इस तरीक़े से देखो, एक बार तो फेफड़ों से हृदय में इस तरीके से आया और शरीर में गया, फिर वापस शरीर से कहाँ गया, आपके दाएं आलिंद, वापस हृदय में गया, हृदय के फिर नीचे वाले चैम्बर में गया दाएं नीले में, और दाएं नीले से कहाँ गया, फेफड़े में। तो देखो हृदय से एक बार रक्त तो हृदय से ये गुजरा एक बार, तो एक राउंड तो ये हो गया, और फिर वापस शरीर से वापस हृदय में आया, और हृदय से भाई देखो शरीर से वापस कहाँ आया, हृदय में आया, ठीक है। हृदय में आने के बाद में और फिर हृदय से कहाँ गया, फेफड़ों में, तो ये दूसरा राउंड हो गया। तो रक्त ने हृदय से कितने राउंड लगाए, 2, यानी रक्त हृदय से कितनी बार गुजरा, 2। इसलिए बोलते हैं कि मानव के शरीर में दोहरा यानी कि डबल दोहरा रक्त परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब घूमना, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। तो डीऑक्सीकृत रक्त अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित हो गए, ये भागों से एकत्रित हो रहा है, अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब जिसमें CO2 पाई जा रही है, एकत्रित कर महाशिरा। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगी कि महाशिरा जो है वो लेके आएगी इसको, महाशिरा के द्वारा कहाँ जाएगा, सबसे पहले रक्त दाएं आलिंद में, तो ये मैंने आपसे कहा दाएं आलिंद में डाला जाता है। दायां आलिंद जब संकुचित होता है, संकुचित का मतलब ये पिचक जाएगा इस तरीके से, जब ये संकुचित होगा तो ये रक्त कहाँ चल जाएगा, दायां नीले में। तो हमने देखो दाएं नीले में डाला इसको, इसके बाद दायां नीले चौथे पार्ट में प्रवेश किया। अब दायां निलय जब संकुचित होगा तो संकुचित होने पे ये रक्त कहाँ जाएगा, आपकी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी इस रक्त को कहाँ ले जाएगी, फेफड़े में। तो फेफड़े में लाया जाएगा, जहाँ रक्त पुनः क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी इसको, रक्त को दोबारा फेफड़े में क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेते हुए शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक एक चक्र में, यानी कि एक चक्र पूरा करने में रक्त 2 बार हृदय से आता है, यानी 2 बार हृदय से क्या होता है, गुजरता है, इसलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एक जनरल व्यू में भी बताया हुआ है जो हम अभी समझेंगे। ये पूछा हुआ है कि मानव के O2 CO2 परिवहन विनिमय व्यवस्थित चित्र बनाओ, या फिर मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाओ। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र भी आपसे, वैसे तो हृदय में मैंने आपको समझा दिया, पर फिर भी एक बार और आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, यहाँ पे देखो, इससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो ये है हमारे फेफड़े, और ये है हमारा शरीर, और ये है आपका हृदय। अब 3 चीज़ें हैं, फेफड़ों से रक्त हृदय में, हृदय से रक्त शरीर में, शरीर से रक्त हृदय में, और हृदय से रक्त फेफड़ों में। यही क्रम चलेगा आपके, ठीक है। तो सबसे पहले एक राउंड में देखो फेफड़ों से रक्त हृदय में आया, तो एक राउंड पूरा का पूरा ये हो गया आपके, भाई एक राउंड तो पूरा का पूरा ये हो गया आपके, ठीक है। और फिर शरीर से वापस रक्त कहाँ जाएगा, आपके फेफड़ों में, तो दूसरा राउंड आपका ये हो गया। तो आपको एक तो याद रखना है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, लेकिन इन दोनों राउंडों में हृदय से रक्त कितनी बार गुजरा, 2 बार। कितनी बार गुजरा, 2 बार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले फुफ्फुसीय केशिकाएँ, केशिकाएँ क्या होती है, आपकी धमनी और सिराओं का छोटा रूप होता है, जहाँ धमनी और सिराएँ आपस में मिलती है उस जगह को बोलते हैं केशिकाएँ, ठीक है। तो फुफ्फुसीय जो सिरा है, जो फुफ्फुसीय जो सिरा है वो क्या करेगी, रक्त को कहाँ लेके आएगी, आपके बाएं, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो ये आपके हृदय की संरचना हमने अभी अभी देखी है आपके बाएं आलिंद में। तो सबसे पहले ये कहाँ लाएगी, आपके बाएं आलिंद में। सबसे पहले रक्त आया हमारे कहाँ पे, बाएं आलिंद में, ठीक है। तो ये आपका बायां आलिंद हो गया। अब बायां आलिंद में जब चीज़ें आई आपकी,
ये सबसे पहले रक्त आपका आया कहाँ पे, आपके बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद जब भर जाएगा पहला चैम्बर, तो ये क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। ये सिकुड़ेगा तो ये रक्त क्या होगा, इस वाल्व के द्वारा कहाँ चल जाएगा, आपके बाएं निले में। और बाएं निले से ये रक्त देखो, अब ये भर गया। अब बाएं निले से ये रक्त देखो वापस घूमता हुआ ये आपके शरीर की महाधमनी के द्वारा ये कहाँ चल जाएगा, शरीर में चला जाएगा, पूरे शरीर को सप्लाई होगा। अब शरीर फुफ्फुस के अलावा, केवल फेफड़े को छोड़ के फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की जो कोशिकाएं, उनमें अभी शरीर में हो क्या रहा है, शरीर को ये दे रहा है रक्त क्या, O2, और शरीर से ये रक्त ले रहा क्या है वापस, CO2। तो O2 तो क्या कर रहा है, दे रहा है, और CO2 क्या कर रहा है, ले रहा है। अब ये CO2 लेके ये रक्त चल दिया वापस अपनी यात्रा पे, तो पूरे शरीर से रक्त को वापस कौन खींच के लाता है, शिरा। कौन सी शिरा, महाशिरा। महाशिरा सबसे पहले रक्त को डालेगी किसमें, आपके दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से ये रक्त क्या होगा, इस तरीके से जाएगा आपके दाएं निले में, और दाएं निले से क्या होगा कि ये रक्त निकल जाएगा आपके कहाँ पे, फेफड़े में। लेकिन ये जो रक्त जा रहा है, ये जो रक्त जा रहा है, ये रक्त किसके साथ, अपने साथ क्या ले जा रहा है, CO2। तो ये क्या करेगा, ये रक्त जो आपके वायु कूपिकाएँ थी उसको बोलेगा, बोले CO2 तो तू ले ले, और फेफड़े को देके शरीर से बाहर निकलवा दे, और वापस क्या लेके चलेगा, O2 लेके चलेगा, वापस क्या लेके चलेगा, O2। तो ये जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल है यहाँ तक की, यानी कि आपके ये जो साइकिल है ये वाली यहाँ तक की, इसमें रक्त के पास क्या होती है, O2 होती है एक चक्कर में। और ये जो साइकिल स्टार्ट होती है आपकी, ये वाली साइकिल, ये यहाँ तक की, इसमें रक्त के पास क्या होती है, आपके CO2। तो एक तरफ O2 आ रही है पूरे शरीर को सप्लाई होने के लिए, और एक तरफ CO2 जा रही है। तो इस तरीके से O2 और CO2 का क्या है, चक्कर चलता रहता है हमारे। अब देखो रक्त कहाँ से कहाँ आया, फेफड़े से शुरुआत मानते हैं हम, तो फेफड़े से कहाँ पे आया, आपके हृदय में, और हृदय से कहाँ पे आया, आपके शरीर में, और शरीर से वापस कहाँ गया, हृदय में, और हृदय से कहाँ गया, फेफड़ों में। तो इस तरीके से डबल चक्कर चलता रहता हमारे रक्त का। अब आपको सारा समझ में आ गया होगा। आपको ये चित्र भी बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन कि सिरा और धमनी में क्या अंतर होता है। सिरा और धमनी में अंतर बताइए। तो सिरा और धमनी में अंतर है, सिरा क्या है और धमनी क्या है। रुधिर को अंगों से हृदय तक लाने वाली जो होती है वो क्या होती है, आपकी सिरा। यानी कि पूरे के पूरे शरीर से, शरीर का मतलब शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से जो हृदय तक लेके आती है उसे क्या कहते हैं, सिरा। ठीक। फिर बात करें धमनी की, तो रुधिर को हृदय से अंगों तक, अंग मतलब शरीर के अंगों तक, तो ये हो गई आपकी धमनी। यानी कि हृदय से रुधिर को शरीर तक पहुंचाने वाली क्या होगी, आपकी धमनी। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त, और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। केवल आपके एक अपवाद है दोनों के अंदर कि फुफ्फुसीय जो धमनी है इसमें आपके CO2 युक्त रक्त होता है, और ये इसमें अपवाद है कि फुफ्फुसीय जो सिरा है उसमें आपके O2 युक्त रक्त। तो ये मैं आपको क्लास में अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा, यहाँ भी समझ में आएगा भी नहीं, केवल आपको अभी याद रखना है। ठीक। अब इसमें जो रक्तदाब है वो कम होता है, किसमें, सिरा में, और धमनी में रक्तदाब क्या होता है, उच्च होता है। इसमें वाल्व नहीं होते और इसमें वाल्व होते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है धमनी और सिरा में, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। फिर है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन समझाओ। पादप का मतलब आपके पेड़ पौधे। तो देखो पादपों के अंदर जल व खनिज लवणों का परिवहन कौन सा होता करता है, जाइलम, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। मृदा से प्राप्त जो जल है
और जो लवण है उनको जाइलम ऊतक क्या करता है, जड़ से तनों तथा पत्तियों की वाहिकाओं में वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं को एक सतत रूप देती है, जाल बनाती है, जिससे मृदा से जल अनवरत रूप से जड़ से होता हुआ ऊपर की ओर गति करता है। यानी फाइनली जल को पहुंचाना कहाँ है, पत्तियों के पास, तो वो पहुंच जाता है। भोजन बनता है कहाँ है, पत्तियों में। तो भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, फ्लोएम। तो दो ही शब्द इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। तो पत्तियों से यानी यहाँ से यानी पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम की सह कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी या अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। अब सपोज करो ये पेड़ की पत्ती है, ये आपके कोई पेड़ की पत्ती है। अब इस पेड़ की पत्ती ने बनाया भोजन। अब ये भोजन क्या ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, इसलिए ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ठीक है। अब है आपके कि मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाएं। अब मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र आपको बनाना है, जो हमारे शरीर का ही है। उत्सर्जन का मतलब आपको किडनी बना के बतानी। देखो सबसे पहले क्या है आपके कि दो किडनियां हैं हमारे पास में, एक है आपकी बाईं और एक है आपकी दाईं। तो ये आपके राइट और ये आपके लेफ्ट। तो ये आपके बायां ब्रक है, ब्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी, और इसको ही क्या बोलते हैं, गुर्दा। ठीक है। बायां ब्रक है तो बायां ब्रक धमनी और बायां ब्रक सिरा। तो आपको पता अभी बताया कि धमनी क्या करेगी, रक्त को लाएगी कहाँ से, हृदय से, और सिरा क्या करेगी, रक्त को ले जाएगी कहाँ तक, हृदय तक। पढ़ा है हमने। फिर आपकी वही बायां यानी कि वही आपकी महाधमनी और वही आपके महासिरा, वही चीज़ें हैं। ये दो आपके किडनी हैं, ब्रक, इन दोनों में रक्त आ रहा है, धमनी के द्वारा रक्त आएगा और सिरा के द्वारा रक्त वापस जाएगा। ठीक। इसके अलावा इन धमनियों में क्या है, दो इस तरीके से नलिकाएं हैं जिन्हें नाम दिया गया मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है। और ये आपके नीचे नीचे ये क्या बना हुआ है, मूत्राशय, और ये आपके क्या है, मूत्र मार्ग, सिसन, जो आपके मनुष्य में नर में पाया जाता है, सिसन। तो इसको मैं आपको बना के अच्छे से बता देता हूँ जिससे आपके समझ में और अच्छे से आ जाए। सपोज करो कि ये हमारी दो किडनियाँ, अब मैं धमनी और सिरा नहीं बना रहा हूँ बीच में, आपकी ये दो किडनियाँ हैं। दोनों किडनियों से इस तरीके से आपके मूत्र वाहिनियाँ निकलेंगी, इस तरीके से। और ये दोनों मूत्र वाहिनियाँ कहाँ जाके मिलेंगी, आपके मूत्राशय में। अब मूत्राशय से क्या है कि आगे मूत्र को त्यागने की भी जगह बनानी पड़ती। तो दोनों की किडनियों के ऊपर ऐसे कुछ लगा होता है जिसे कहते हैं अधिवृक्क। ये थोड़ी देर बाद काम आने वाला है आपके अधिवृक्क, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके एड्रीनल। इस किडनी के अंदर क्या है कि नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या होती है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक। तो दोनों किडनियों में, एक में 1.5 लाख है, दूसरे में भी इतने होंगे, तो दोनों किडनियों में मिला के 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं लगभग। 3 लाख नेफ्रॉनों में से आपके जो मोस्टली नेफ्रॉन काम करते हैं वो हमेशा ही 2 लाख नेफ्रॉन काम करते रहते हैं। 1 लाख को आप रिलैक्स में मान सकते हो, बाकी काम पूरे करते हैं। तो क्या होता है कि नेफ्रॉन क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे रक्त के कणों को बिल्कुल बारीकी से छानते हैं, और छानने के बाद में ये मूत्र जो वाहिनी है इसमें क्या है, आपके मूत्र को छोड़ते हैं, यानी गंदगी को छोड़ते हैं, और मूत्राशय धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। मूत्राशय जब बढ़ जाता है तो ब्रेन को सूचना जाती है, आपका जो दिमाग है इसको सूचना जाती है कि भाई मूत्राशय बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारों पे क्या है, इस तरीके से दबाव पड़ता है
मूत्राशय की दीवारों पे, और जैसे ही दबाव पड़ता है, यानी कि जैसे ही दाब पड़ेगा दीवारों पे, तो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास, तो हम उस मूत्र का त्याग कर देते हैं। पर इसका मेन जो वर्क है वो क्या है? ये जो हमने अभी बनाया है आपके ब्रक, इसका जो मेन वर्क है वो क्या है? रक्त को साफ करना, रक्त को साफ करना। इस बात को अच्छे से समझो। अब आप कहोगे कि सर रक्त को साफ करना, रक्त को तो अभी अभी बताया कि शुद्ध रक्त ऑक्सीजन और अशुद्ध रक्त आपके CO2, वो वाली बात अलग है। वो तो आपके ऑक्सीजन जनित रक्त को शुद्ध कह दिया है, बाकी असलियत में रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है? आपके ब्रक में। अब रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता क्या है? अब जिन्होंने भी मेरे से साइंस पढ़ी है उनको अच्छे से पता है कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का। अब प्रत्येक कोशिका को खाने के रूप में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पर हमने देखा है कि खाने के रूप में ये एनर्जी के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिला के और ATP निकालते हैं, ठीक है, ऊर्जा। पर क्या ग्लूकोज से ही काम चल जाता है क्या? नहीं। आपके खाने पीने की चीज़ें क्या हैं? ग्लूकोज भी है, यानी कि आपके खाने पीने की चीज़ें क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन्स भी है, और आपके खनिज लवण भी है। अब आपको पता है जब इन सभी चीज़ों को तोड़ा जाएगा अंदर, एक कोशिका के अंदर ये सब चीज़ टूटेंगी, तो टूटेंगे तो क्या सब चीज़ ही काम आएगी क्या? नहीं। इससे क्या है? कुछ कचरा भी बनेगा। मैं कचरा लिख रहा हूँ, पर साइंस की भाषा में कचरा नहीं लिखते, हम लिखते हैं अवशिष्ट पदार्थ। अब ये कोशिका जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है, उस कोशिका के अंदर अगर हम बात करें, सपोज करो ये कोशिका है, इसके अंदर सब कुछ चल रहा है, तो आपको पता है कि रक्त यहाँ बह रहा है लगातार, इस कोशिका के चारों तरफ रक्त बह रहा है। तो ये कोशिका कह रही है रक्त को कि भाई देखो, एक तो मेरे पास सबसे बड़ा कचरा है और CO2, इसको लेके जाओ मेरे पास से। तो रक्त बाकायदा कहता है ठीक है, मैंने CO2 ले लिया आपसे। इसके अलावा ये कहता है कि बोले कुछ ऐसे कचरे हैं जो विषाक्त जन है। विषाक्त जन का मतलब होता है कि जो विषैले कचरे हैं, तो बोले ठीक है उनको भी दे दो मुझे। और बोले कुछ कचरा ऐसा है कि जो पूरी तरीके से कचरा नहीं है, लेकिन अभी लेके जाओ, छान के लाओ, इसमें से कुछ कचरा निकलेगा और वापस जो काम की चीज़ हो वो वापस ला के दे देना। बोले ठीक है। तो कुल मिला के रक्त को ये कोशिका हर चीज़ को देती है। रक्त CO2 जाके किसको पकड़ा देता है? फेफड़े को, ठीक है। और कुछ पानी वगैरह जो है वो हमारे पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन मेन जो कचरा है, यानी कि मेन जो आपके अवशिष्ट पदार्थ है, आपकी कोशिका के द्वारा जो बनाया गया मेन अवशिष्ट पदार्थ है, वो किसके द्वारा निकलेगा? वो निकलेगा आपके ब्रक के द्वारा। क्योंकि ब्रक के अंदर ऐसी फिल्टर मशीनें लगी हुई है जो एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करेगी, और बारीकी से क्या है, हमारे रक्त को छानेगी, फिल्टर करेगी, बिल्कुल साफ करेगी। जब रक्त पूरी तरीके से साफ हो जाएगा तो रक्त को क्या करेंगी, हमारी रक्त को जैसे धमनी लेके आई, तो हमारी रक्त को वापस कुछ धमनी को सिराएं वापस क्या करेगी, ले जाके देंगे हर कोशिका को। लेकिन कोशिका के अंदर जितनी भी कैटाबॉलिक या मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही है, यानी कि उपापचय और उपचय जो क्रियाएं हो रही है, उन क्रियाओं के द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ बन रहा है, यानी जो गंदगी बन रही है, वो गंदगी वापस किस में डाल दी जाती है? रक्त में। रक्त उन गंदगी को लेके किसके पास पहुंच जाता है? किडनी के पास। और किडनी को बोलता है बोले इतनी सारी गंदगी है। किडनी कहती है कोई बात नहीं है, मेरा काम यही है, मैं इसको साफ करूंगी। तो किडनी उठा के, ब्रक उठा के क्या करती है, रक्त को बिल्कुल बारीकी से चेक करने लगती है, और जो वाकई में जो कचरा है उसको फिल्टर करती है, यानी साफ करती है, कचरे को हमारे रक्त से क्या करती है, अलग कर देती है। और वो कचरा ही हमारे मूत्र के रूप में बनता है, और उस मूत्र को क्या करते हैं, हम बाहर त्याग देते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको जो ब्रक है उसी का क्वेश्चन आ गया है कि ब्रक की इकाई जो होती है उसको बोलते हैं ब्रकाणु। देखो ये आपकी किडनी है, इस किडनी के अंदर जो, इस किडनी को बनाने वाले जो हैं
तो मैंने अभी भी कहा कि कितने होते हैं, 1,00,000 से 1,50,000 क्या होते हैं आपके ब्रैकाणु। इंग्लिश में बोले तो इनको बोलते हैं आपके क्या, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की बात करें, यानी एक इतनी सी छोटी सी जो किडनी है आपकी, इस छोटी सी किडनी के अंदर आपके ये 1,50,000 हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, नेफ्रॉन। और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे इस नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता है आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यही है कि मानव ब्रैकाणु यानी नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाकर इसे विभिन्न भागों के नाम लिखिए। इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखो चित्र तो बाद में बनेगा, अभी इसके कुछ भागों का नाम दिया और मैं इसको बना देता हूँ आपके सामने अभी, जिससे आपको एक एक भाग समझ में आ जाए। देखो इसकी सबसे छोटी इकाई बना रहा हूँ मैं, और एक बना रहा हूँ, और ऐसी कितनी इकाइयाँ हैं इसके अंदर, 1,00,000 से लेकर 1,50,000 इकाइयाँ हैं। और मैं सिर्फ एक बना के बता रहा हूँ, कितनी, सिर्फ एक। तो देखो सबसे पहले जो साइकिल का या मोटरसाइकिल का जो पाना टाइप होता है, इस टाइप से एक कटोरा टाइप बनाते हैं। इस कटोरे की नली बनाते हैं नीचे इस तरीके से, फिर नली क्या थोड़ी सी फैलती है इस तरीके से, फिर नली को फिर दोबारा सिकोड़ते हैं हल्का सा, ऐसे घुमाते घुमाते ले जाते हैं, और घुमाते घुमाते इस तरीके से ले जाते हैं। ये जो मैं जगह छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद। देखो ये जो भाग होता है ऊपर का, इतना सा भाग, इसको बोलते हैं बौमन संपुट। मैं लिख देता हूँ इसको, इस भाग को बोलते हैं क्या आपके, बौमन संपुट। फिर दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि हल्की सी एक चलनी लगी होती है, जैसे चाय छानने की होती है ना हमारी सीप ट्यूब चलनी, क्योंकि ब्लड जब आता है ना बहुत प्रेशर से आता है यहाँ पे ब्लड ऐसे, और छनके और ब्लड वापस भी जाता है इस तरीके से। तो ये जो चालनी है, ये चालनी को बोलते हैं, इस चालनी नलिका को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इस चालनी नलिका को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। ये सेकंड पार्ट है। फिर है आपके तीसरा भाग कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब समीपस्थ का मतलब ये नजीक वाली, इस पूरी नलिका को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस नलिका को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समीपस्थ। अब ये क्या, मैंने तो सीधी बनाई है, लेकिन एक्चुअली में सीधी नहीं होती, ये इस तरीके से होती है, ऐसे घूमी हुई। तो ये जो नलिका है ये ऐसे घूमी हुई होती है आपके, तो इसको बोला जाता है आपके क्या, समीपस्थ, यानी कि नज़ीक, और घूमने के कारण इसको क्या बोलते हैं आपके, कुंडलित। और नलिका तो हम बोलेंगे इसको, सबको समझ में आ रहा होगा तक। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या आपके, हेलने पास। हेलने पास, पास तो जानते हो ना, दर्रा, किसी चीज़ से, जैसे कोई पहाड़ है, दो पहाड़ बने हुए हैं इस तरीके से, और इन पहाड़ों के बीच में ये रास्ता है, इसको बोलते हैं पास। ठीक है, पास यानी कि गुजरने की नाल, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है। फिर आपके ये ऊपर वापस जा रही है इस तरीके से नलिका, तो ये क्या है, इस बौमन संपुट से क्या दूर है, तो इसका नाम हो जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसका नाम हो जाएगा आपके क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आपके DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसका नाम होता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो इसको क्या बोलते हैं आपके 5वें नंबर की, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जहाँ पे ये सब चीज़ें आके जुड़ती है, अब ये मैंने जो जगह छोड़ी इस तरीके से, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये जगह छोड़ी, यहाँ पे ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये क्यों छोड़ी है, क्योंकि ये तो एक है,
ये तो पूरा क्या है आपके एक है, ये तो एक है। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पता नहीं कितने नेफ्रॉन आके जुड़ेंगे। किस में आके जुड़ेंगे? आपके संग्राहक नली में। तो ये लास्ट में जो बनाई है मैंने ऐसे कट कट करके, इसको बोलते हैं संग्राहक नली। और ये संग्राहक नली आपके यहाँ सपोज करो कि ये आपकी किडनी है, यहाँ पे कोई आपके बिल्कुल नेफ्रॉन बन रहा है, तो ये संग्राहक नली फाइनली यहाँ जाके इस तरीके से मिलती है। संग्राहक नली कहाँ है ऐसे, अभी हम देखेंगे इसको। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन में सबसे ऊपर हमने पढ़ा क्या? बॉमन संपुट, ये रहा आपके पूरा। फिर हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस, ये चलनी छालनी जैसे कहते हैं हम, सीप ट्यूब। फिर हमने पढ़ा तीसरा पार्ट, ये आपके पूरा पूरा ये क्या है? आपके पीसीटी, आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर आपके चौथा हेलने लूप, ये वाला भाग, इसके ऊपर क्या ऐसे कोशिकाएं पाई जाती है। अब हेलने लूप क्या करता है कि जो मूत्र होता है उसको या तो क्या करेगा, ये पतला करेगा, और या फिर उसको क्या करेगा, गाढ़ा करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हेलने लूप का विकास है वो है किसमें? ऊँट में। क्योंकि ऊँट से क्या करता है, ऊँट सपोज करो कि यहाँ मूत्र में उसके पानी थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, तो ये पानी को क्या वापस चूस लेता है, पानी को निकाल लेता है वापस। क्यों निकाल लेता है? क्योंकि ऊँट को पानी 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक नहीं मिलता, तो वो अपने पानी को थोड़ी वेस्ट करेगा, नहीं, वो अपने पानी को बचा के रखेगा। तो सबसे ज़्यादा हेलने पास किस में विकसित होता है? ऊँट में। और सबसे कम विकसित किस में होता है? आपके मेंढक में। क्योंकि मेंढक राम जी कहाँ रहते हैं? पानी में। तो हेलने लूप कहेगा जाने दे पानी को, पानी में तो रहता है। फिर आपकी पांचवी क्या है? आपके कुंडलित नलिका, सॉरी दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी। और छठी आपके क्या? संग्राहक नलिका। तो इस तरीके से आपके एक क्या तैयार हुआ है? ये आपके नेफ्रॉन तैयार हुआ है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके ब्रैकाणु। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, जो आपकी ये स्ट्रक्चर बना रखा है। देखो, दिख रहा है सभी को? एक ब्रैकाणु का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा सभी को, एक नेफ्रॉन का। ये देखो मैंने जो बनाया वो थोड़ा अलग था, ये अलग है। ये आपके सबसे पहले देखो, ये आपके क्या है? आपके बॉमन संपुट है। बॉमन संपुट से देखो ये उड़ती हुई नलिका, देख लो ये क्या है? आपके जो उड़ती हुई नलिका है ये वाली, ये क्या है? आपकी पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर आपके यहाँ पे क्या होता है? नीचे हेलने पास, फिर ये नली ऊपर बढ़ती है ऐसे। तो इस नली को जो दोबारा घूम रही इस तरीके से, इस नली को क्या बोलते हैं? डीसीटी, आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। फिर आपके ये क्या बन गया? आपके संग्राहक वाहिनी या नलिका, इसको बोलते हैं आपके क्या? कलेक्ट करने वाली डक्ट या ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो इस तरीके से ये थोड़ा उलझा हुआ है। अब होता क्या है कि जो वृक्क की जो धमनी की जो शाखा इसमें लाती है ब्लड को, सपोज करो ये लेके आई, और वृक्क की एक शाखा सिरा क्या है? वापस ले जाती है। तो वृक्क की जो धमनी वाली जो सिरा है, जो सॉरी सिरा है, वो तो लेके जाएगी, धमनी क्या लेके आती। तो ये जो शाखा है ये 2 भागों में टूटी होती है। तो ये क्या करती है कि इस तरीके से टूटती है कि वापस इस नली के साथ भी ये घूमती जाती है इस तरीके से। क्यों? कि सपोज करो कि ये बॉमन संपुट है, अब मैं इसको बड़ा करके बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, बॉमन संपुट। अब इसमें ये चालनी नलिका बनी हुई है बॉमन संपुट, जो फर्स्ट पार्ट था। इसके नीचे आपको पता है कि ये क्या है? आपके पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब क्या होता है कि ब्लड इस तरीके से आता है, इस तरीके से। अब ब्लड आया इस तरीके से, एकदम प्रेशर से आके सब कुछ छान दिया। अब गलती से क्या हुआ कि यहाँ पे ग्लूकोज छन गया, और ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, ग्लूकोज अच्छी चीज़ है। तो ये नलिका क्या वापस इसके साथ ऐसे घूमती हुई जाती है, ये तो जाएगी इस तरीके से। तो ये नलिका क्या करती है? ग्लूकोज को निकाल लेती है वापस,
जो चीज़ काम की उसको वापस निकाल लेती, इसलिए आपको ये घूमती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इसको क्लास में और डिस्कस करेंगे हम और समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हो गए आपके क्या उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई आपके ब्रैकाणु नेफ्रॉन। अब है आपके जो पढ़ाया है उसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसको इसी फॉर्म में याद करना वरना ये समझ में नहीं आएगा। देखो, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, जानते हैं हम। वृक्क के आधारी यानी निस्पंदन एकक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का जो गुच्छा होता है वो भी होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कीप यानी कि कटोरा टाइप बॉमन संपुट के सिरे के अंदर होता है। इसकी बात करें, इस सिरे के कहाँ होती है, ये ग्लोमेरुलस अंदर होती है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदन एकक होते हैं। निस्पंदन एकक का मतलब ये नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वृक्क में ये होते हैं, ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं, आपके नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। यानी कि एक के पास में दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा नेफ्रॉन, चौथा नेफ्रॉन, ऐसे आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल निकटवर्ती होते हैं। प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल जाता है। यानी कि प्रारंभिक जो निस्पंदन होता है उसमें जैसे ये वाला, तो इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें निकलती है जैसे मूत्र नलिका में प्रवाहित होता है। इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण यानी पुनरावशोषण होता है। अब जैसे ये चीज़ें गलती से निकल गई तो इनको क्या करते हैं, पुनः अवशोषित कर लेते हैं, पुनः अवशोषित कर लेते हैं, वापस खींच लेते हैं, क्योंकि गलती से गई ये कौन सी चीज़ें, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल। प्रत्येक वृक्क, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका जिसे कहते हैं मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है, यानी कि ये आपकी किडनी और किडनी से ये बीच में नली रही है मूत्राशय, तो इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तो किडनी से मूत्राशय के बीच में ये क्या होती है, आपकी मूत्रवाहिनी। प्रत्येक वृक्क में बनने वाले मूत्र एक लंबी नलिका यानी मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो कि वृक्क को किससे जोड़ती है, मूत्राशय से। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, मूत्र मार्ग के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन याद आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है, जो पढ़ाया है वो ही है इसके अंदर। तो ये आपका मेरी तरफ से छठा चैप्टर, इसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम, ख़त्म हो चुका है। जितना मैं आपको पढ़ा सकता था डिटेल में जाके मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है, 10वीं क्लास, इसको अच्छे से लिखना है और लिख के याद करके लाने। 40 क्वेश्चन जो छोटे हैं, 40, 45, 50, उन छोटे क्वेश्चनों को तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो लिख के, और बड़े क्वेश्चनों को याद करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के अंदर, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 है, उसमें इन क्वेश्चनों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इनसे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, इसलिए इस चैप्टर को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हुए, क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं आपके, 69, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हम। और भी क्वेश्चन है मैं बनाना चाहूँ तो इन क्वेश्चंस को आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। इस चैप्टर में क्वेश्चंस के नाम पे इसके अलावा कुछ नहीं है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है पर जो बनने वाले क्वेश्चन है वो यही है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार लिखो, पढ़ो, चित्रों की प्रैक्टिस करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको मेरे से क्लास में पूछो, मैं सब चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम का रामबाण है, इसको अच्छे से पढ़ो सभी स्टूडेंट, और आगे के चैप्टर भी मैं इसी